गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जी के कुछ कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? और विभिन्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर जो आधारित है प्रश्नोत्तरी, इस प्रश्नोत्तरी में हमने यूपी स्पेशल को भी शामिल किया है। साथ ही साथ 10 क्वेश्चन की जगह आपके सामने अब 11 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी और बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। देखिए, लेखपाल 2015 में पूछा गया था इसको कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। देखिए ऑप्शन देखिएगा, चिनाब, व्यास, सतलज या फिर रावी। और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें सही उत्तर की तो देखिए सही उत्तर है आपका सतलज नदी। कौन सा? सतलज नदी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सतलज नदी की अगर उद्गम स्थल की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए उत्तर पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आपका जो मानसरोवर है, इस मानसरोवर के निकट एक जगह है जिसको राक्षस ताल के नाम से जानते हैं। इस राक्षस ताल, ये जो राक्षस ताल है तिब्बत में है, यहाँ से आपके सतलज नदी का संगम मतलब उद्गम स्थल है। क्लियर हुआ? बात करें तो देखिए उत्तर भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी जिसमें हमेशा जल बना रहता है। हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा नामक स्थान पर इस पर भाखड़ा बांध भी बनाया गया है सतलज नदी पर। क्लियर है? इसी बांध के पीछे आपको एक जलाशय मिलेगा जिसे गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। प्यारे अभ्यर्थियों, तो ये सही उत्तर है आपका सतलज नदी, यानी सतलज नदी है जिसका उद्गम आपका भारत में नहीं है। प्यारे अभ्यर्थी, अगर अन्य नदियों की अगर हम बात करें तो देखिए व्यास नदी की अगर हम बात करेंगे तो आपकी जो व्यास नदी है, ये व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपके हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से है। क्लियर हुआ? आगे बात करें अगर चिनाब नदी की तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है। और अगर वहीं पर रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपके रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। क्लियर हुआ? बात करें अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, इसको पूछा गया है एनटीपीसी 2021 में किस बाबर का वास्तविक नाम क्या था। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में इससे पूछा गया कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। सलीम, नसीरुद्दीन, मोहिउद्दीन या फिर जहीरुद्दीन। प्यारे अभ्यर्थियों, अब बाबर की अगर बात करेंगे तो देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक और मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो अकबर था। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो आपका बाबर है। बाबर जो है तो 1526 में भारत में दाखिल हुआ। इसको लोधी वंश के कुछ शासकों ने बुलाया हुआ था, आमंत्रित किया था। इसके आगे अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए भारत में आया 1526 में। आते इसने पानीपत के युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा के युद्ध, इन सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। 1530 में बाबर की क्या हुई? मृत्यु हो गई, जिसके फलस्वरूप इसका अगला उत्तराधिकारी इसका पुत्र यानी कि हुमायूं बना। क्लियर है? बात करें इसके पूरे नाम की तो इसका जो पूरा वास्तविक नाम है तो वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पूछा गया कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में किस वर्ष में पेश किया गया था। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया इसको कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में किस वर्ष में पेश किया गया। 1967, 66, 1968 या फिर 1969। और प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है आपका 1968, यानी पहली बार 1968 में भारत की संसद में पहले लोकपाल विधेयक को पेश किया गया। 1969 में लोकसभा में पारित हो गया। 1969 में लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में ये अटका पड़ा रहा काफ़ी समय तक। 8 असफल प्रयासों के बाद वर्ष 2013 में लोकपाल विधेयक एक बार फिर से पारित हुआ। 2014 में इसको राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? वर्तमान में अगर लोकपाल अगर विधेयक की बात करें अध्यक्ष की तो वो है आपके अजय माणिकराव खानविलकर, ये आपके लोकपाल हैं वर्तमान में। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? तो पहली बार जो है तो 1968 में भारतीय संसद में पेश किया गया था, तो यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभ्रक जो है, जिसे माइका भी कहते हैं हम इंग्लिश में, माइका जो है अभ्रक निम्न में से किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए बात करें अगर अभ्रक की तो देखिए बहुतायत मात्रा में सबसे ज़्यादा भंडारण और उत्पादन करने वाला राज्य अगर कोई है भारत में तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। लेकिन अब चूंकि प्रश्न को अगर हम ध्यान में रखें, अगर जैसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में,
तो पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब आप सोचेंगे कि आंध्र प्रदेश तो यहाँ है ही नहीं, जबकि सही उत्तर तो आंध्र प्रदेश होना चाहिए। लेकिन प्रश्न की भूमिका में अगर प्यारे अभ्यर्थियों अगर हम देखेंगे तो पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब बहुतायत मात्रा में मतलब भंडारण की बात की जा रही है प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए वैसे ओवरऑल बात करें पूरे भारत में तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में अभ्रक पाया जाता है, जिसमें लगभग पूरे कुल अभ्रक की बात करें तो 41% भंडारण आपके आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आपका बिहार है, इसके बाद राजस्थान है तथा इसके बाद उड़ीसा है। लेकिन प्रश्न के आधार पर अगर हम क्रमशः देखें अगर एक सीक्वेंस में तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान है आपके बिहार क्षेत्र का। तो यानी कि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? बिहार, यानी बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला बिहार। तो सीक्वेंस अगर देखें तो आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर राजस्थान, इस तरीके से होगा। तो प्रश्न के आधार पर देखेंगे तो बिहार यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ तक सही हुआ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि संतुष्ट पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है। ये पूछा गया है एसएससी जेई 2020 में कि आपका जो संतुष्ट पोर्टल है वो किस मंत्रालय से संबंधित है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें अगर सही उत्तर की तो सही उत्तर है आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जो संतुष्ट पोर्टल है ये आपके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना जनवरी 2020 में की गई, यानी जनवरी 2020 से आपका संतुष्ट पोर्टल प्रारंभ हुआ। इस संतुष्ट पोर्टल की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों इसका जो उद्देश्य से तो देखिए प्रमुख जो मजदूर हैं, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए, सेवाओं को प्रभावी तरीके से एवं उनकी पारदर्शिता को बनाए रखने के उद्देश्य से आपके संतुष्ट पोर्टल का शुभारंभ आपके जनवरी 2020 में किया गया, जो कि आपके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है, यानी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होगा। प्यारे अभ्यर्थियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ऑप्शन देखिएगा 1956, 1957, 1958 या फिर 1959। और यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना का तो 1957। क्या होगा? 1957, यानी 1957 में आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार स्थापित किया गया। यह पुरस्कार अगर इस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो देखिए फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, रेमन ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो रेमन मैग्सेसे के शासन में अखंडता एवं विभिन्न प्रकार की सहायसी सेवाएं, लोकतांत्रिक समाज, साथ ही साथ ना आदर्शवाद को स्थापित करने के उद्देश्य से ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सभी को दिया गया। ठीक है, बात करें प्रमुख भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला तो देखिए आपका सही देखेंगे यहाँ पे तो देखिए विनोबा भावे सबसे पहले भारतीय अगर है जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला तो वो थे आपके विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में मिला। अगले नंबर पे बात करें मदर टेरेसा तो मदर टेरेसा 1962 में इनको पुरस्कार मिला। बात करें जयप्रकाश नारायण की तो इन्हें 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर हुआ? तो 1957 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सीजीएल 2021 में पूछा गया कि 31 अक्टूबर 2020 को किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इंदिरा गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों डी ऑप्शन, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने भारतीय रियासतों के विलय करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। बारदोली की महिलाओं द्वारा बारदोली सत्याग्रह के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी। इनके जन्मदिन को, इनके जन्म उत्सव को 31 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे हम जो है तो नेशनल यूनिटी डे के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। यूपीपीएससी 2020 में पूछा गया इसको। झांसी, लखनऊ, कानपुर या फिर प्रयागराज। कहाँ पर है आपका स्थित उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद? और ये है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए बात करें यूपीसीएआर यानी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये आपका जो स्थित है, स्थापना की अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए 1989 में इसकी स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई। देखिए राज्य में कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों से शोध के लिए इसका क्या किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ
अगर बात करें तो कृषि से संबंधित जितनी भी शोध है या जितने भी अनुसंधान एवं खोजें हैं, ये आपका होता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में, जो कि आपका कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 1989 में इसको प्रारंभ किया गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि अगला प्रश्न आपकी यूपीएसआई 2011 में पूछा गया था। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है ये भी, कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? मतलब कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? 822, 922, 1022 या फिर 722? और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका 822। वर्तमान में प्यारे अभ्यर्थियों आपके 822 विकास खंड हैं वर्तमान में, लेकिन मतलब 822 विकास खंड थे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए प्यारे अभ्यर्थियों तो आपके 825 विकास खंड हो गए। 825 विकास खंड हो गए, जो कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक विभाजन में सबसे ऊपर स्थल पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जब विभाजन हुआ, प्रशासनिक विभाजन हुआ, तो इसमें क्या है कि देखिए सबसे पहले तो आ गया आपका क्या? मंडल, फिर इसके बाद आपका तहसील, तहसील के बाद आता है आपका विकास खंड। वर्तमान में देखें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, और इन 18 मंडलों के साथ साथ 825 आपके ब्लॉक हैं, यानी ब्लॉक मतलब विकास खंड है। यहाँ तक क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो और अगला प्रश्न है आपके सामने आज की करंट अफेयर का, कि हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति जेटीसी का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर बेंगलोर? प्यारे अभ्यर्थियों, और सही उत्तर है आपका दिल्ली। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। देखिए भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति यानी जेटीसी का जो तीसरे संस्करण का जो सत्र चल रहा है, ये आपके 13 या 14 मई 13-14 मई यानी 2 दिवसीय है। 13-14 मई को 2024 को नई दिल्ली में जो है तो आयोजित किया गया। भारत की आपकी प्रिया पी नायर, भारत की तरफ से यहाँ पे मतलब अध्यक्षता की प्रिया पी नायर ने, और जिम्बाब्वे की तरफ से थे आपके रूडो एम फरानीसी की सह अध्यक्षता में इस सत्र का आयोजन किया गया। ये सत्र आपका द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और द्विपक्षीय ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाने पर केंद्रित था। क्लियर हुआ? तो संयुक्त जो व्यापार समिति थी भारत जिम्बाब्वे की, इसका तीसरा सेशन जो आयोजित किया गया वो कहाँ? दिल्ली में किया गया। भारत की तरफ से अध्यक्षता में थी आपकी प्रिया पी नायर, वहीं आपके जिम्बाब्वे की तरफ से थे आपके रूडो एम फरानीसी। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर चलें तो प्यारे अभ्यर्थियों, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने कैटरीना कैफ, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा या फिर अनुष्का शर्मा। और प्यारे अभ्यर्थियों इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा आपका करीना कपूर। करीना कपूर खान की अगर बात करें तो देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर जो है साल 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं और लड़कियों की शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर काम भी कर रही हैं। तो आपकी जो करीना कपूर खान है, चूँकि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आपके सैफ अली खान की पत्नी है ये, कि इन्होंने क्या किया है, इनको यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्लियर हुआ? तो प्यारे अभ्यर्थियों ये था आज आपका क्विज। चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल फिर इसी समय में इसी एक विभिन्न प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।